नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। आज़ादी के 70 साल स्वतंत्रता के लिए किए गए लंबे संघर्ष के बाद हम वो फिजा देख पा रहे हैं जिसमें कि हम फिलहाल हैं। और जब हम सर्व ओर से अनुकूलताओं में जीवन यापन करते हैं तो शायद हमारे लिए अनुमान कर पाना भी संभव नहीं हो पाता कि आज़ादी, अनुकूलता, सुख सुविधा के लिए हमारे पूर्वज किस संघर्ष से गुजरे हैं। इस आज़ादी में आज भी हम कई अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिकारों के साथ हमारे कर्तव्य भी गहरे तक जुड़े हुए हैं। बेशक हम खूब जश्न मनाएं, झूमें, नाचें, लेकिन इस बीच दिल के किसी कोने में उस कठिन संघर्ष की यादें भी दिल में संजोकर रखना जरूरी है, जिसके परिणाम स्वरूप यह आज़ादी हमें मिली है। इसे खैरात में मिली हुई वस्तु समझना सबसे बड़ी कृतज्ञता होगी। स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान देने वाले लोगों को भुला देना हमारी असंवेदना को ही जाहिर करेगी। आज़ादी के 70वें वर्ष में प्रवेश करने से पहले ज़रूरी है कि हम आत्ममंथन करें। आगे बढ़ने से पहले अपने अतीत को देखें और वर्तमान को भी। अपनी विसंगतियों को दूर करें तो सुसंगतियों के प्रसार में अधिक से अधिक योगदान दें। तभी सही अर्थों में हम आज़ादी के मायने साकार कर पाएंगे। हाल ही में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मभूमि अलीराजपुर में याद करो कुर्बानी अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हमें स्वतंत्रता सेनानियों की तरह देश पर मरने का मौका जरूर नहीं मिला, लेकिन कम से कम हम देश के लिए जीने का संकल्प तो ले ही सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस का मतलब ध्वजारोहण करना, स्कूल कॉलेज में फंक्शन कर देना, एक दिन की छुट्टी मिल जाना या टीवी एफएम पर देशभक्ति गीतों एवं फिल्मों को देखना सुनना भर नहीं है। आज के समय में युवाओं के लिए ये दिन फेसबुक, व्हाट्सएप पर महज संदेशों के आदान प्रदान भर के लिए बनकर ना रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ तिरंगे की डीपी अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपडेट कर लें और काम हो गया। बल्कि ज़रूरी है कि इसके असल मायने लोगों को बताना, हर किसी तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बीती 70 साल की आज़ादी के विभिन्न आयामों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे इन 70 सालों में हमने क्या पाया और अब भी क्या कुछ और कर पाना बाकी है। और इस खास चर्चा में हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं प्रोफेसर IS चौहान जी, जो कि पूर्व में फिजी के राजनयिक रह चुके हैं। फिजी के अलावा भी कई प्रशांत महासागर में जो द्वीपीय देश हैं वहाँ पर राजदूत रहे हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कुलपति भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ है दूसरे खास मेहमान, समाजशास्त्री डॉक्टर दिवाकर सिंह राजपूत जी, जो कि समाजशास्त्र हैं, सागर विश्वविद्यालय में अध्यापक हैं। लंबे समय से शिक्षा से जुड़े हुए हैं, समाजशास्त्र से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर गहरा अध्ययन रखते हैं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री के अलीराजपुर में दिए गए उस उद्बोधन को, जो यकीनन युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है। काफ़ी अच्छी बात उन्होंने वहाँ पर कही थी। पहले हम उसे देखते हैं और उसके बाद हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं ये वक्तव्य। हमें चंद्रशेखर आजाद की तरह, भीमा नायक की तरह, टंकिया भील की तरह देश के लिए मरने का मौका नहीं मिला, लेकिन कम से कम देश के लिए जीने का तो मौका मिला है। हमारे जिन पूर्वजों ने हमारे लिए जान की बाजी लगा दी, ये 125 करोड़ देशवासियों का कर्तव्य बनता है, ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारे लिए आजादी देने वाले इन सभी महापुरुषों का स्मरण करें, जिन महान उद्देश्यों को लेकर के वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, उन महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम प्रण लें। जो भारत का सपना उन्होंने देखा था, जिस भारत को सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने जो संकल्प किया था, उस सपनों को पूरा करने के लिए हम अपने आप को किसी न किसी जिम्मेवारी के साथ बांध दें। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले प्रोफेसर चौहान, आपसे मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, चूंकि आप इतिहास का काफ़ी अध्ययन आपने किया है, और तो सबसे पहले जो कई बार हमारे आज़ादी को लेकर इस तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं कि वो परिस्थितियां ही ऐसी थी 1947 के दशक में कि जिनमें हमें आज़ादी मिलना ही था, स्वाभाविक तौर पर मिलना ही था। तो हम जब ऐसा कहते हैं तो हमारे जो वीर सपूतों ने जो आज़ादी की अलख जगाने में या स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया, उसे हम कहीं ना कहीं कमतर कर देते हैं। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आप इस कथन से कितना इत्तेफाक रखते हैं? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भुला देना क्या सही है? क्या वास्तव में
वो परिस्थितियां ही ऐसी थी जिसमें हमें आज़ादी मिलना था, या ये कथन आधा सच है, बाकी पूरा सच कुछ और है? जी। हमारे ख्याल से ये जो दो बातें आपने कही दोनों सच हैं। हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, दो प्रकार के थे, एक गरम दल के थे, एक नरम दल के थे। दोनों का बहुत योगदान रहा। और उसके साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में कुछ परिस्थितियां भी इस तरह से बन रही थीं कि साम्राज्यवाद का चल पाना कठिन और मुश्किल हो रहा था। तो हमारे ख्याल से सब इन परिस्थितियों का मिला जुला असर था, हमारे प्रयासों का और विश्व की परिस्थितियों का ये मिला जुला असर था। इसलिए हमें आज़ादी जब मिलनी थी तब मिली। जी, जब मिलना थी तब मिली। लेकिन ये बात हमें कहीं नहीं भूलना चाहिए कि परिस्थितियां ज़रूर बनी थी, लेकिन उसके पहले जो 90-100 वर्ष के आसपास का जो संघर्ष था, बल्कि उससे पहले भी छोटे छोटे अलग अलग रियासतों में अपने अपने क्षेत्रों में संघर्ष होता था, लेकिन उसका जो पूरे देश भर में एक बड़ा असर जो 1857 की क्रांति के बाद मिला, और बाद में कांग्रेस की स्थापना हुई उसके बाद, और फिर तरह तरह के अलग अलग और आंदोलन, महात्मा गांधी के आने के बाद जिस तरह से क्रांति में तेजी आई थी, उन सारे योगदानों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जड़ें हमने कमजोर निश्चित तौर पर की थी जब इस तरह के बड़े व्यापक स्तर पर आंदोलन होते थे। ये बात अलग है कि 1947 में फिर विश्व युद्ध में जब डिकोलोनाइजेशन हुआ तो उसके बाद ऐसी स्थितियां बनती चली गई, बनने लगी, जिसके कारण कई सारे देशों को आज़ादी मिली। लेकिन इसके सिर्फ उस परिणाम को देखकर, उस एक पक्ष को देखकर, यदि हम हमारे वीर सपूतों को, शहीदों की कुर्बानियों को, उनके बलिदान को यदि भुला दें तो वो सही नहीं है। चर्चा में आगे प्रश्न करता हूँ डॉक्टर दिवाकर जी, हमने अंग्रेजों से तो आज़ादी हासिल कर ली, उसको तो 70 वर्ष हो चुके हैं, अपना एक स्वतंत्र देश भी हासिल कर लिया, लेकिन सवाल यह है कि आज भी कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियां नजर आती हैं। हर क्षेत्र में अनेकानेक विषमताएं हैं। तो क्या सही मायनों में हम आज़ाद हो पाएं? अब प्रश्न किसी और से आज़ाद होने का नहीं है, अब तो चुनौती अपने आप से आज़ाद होने की है। तो अब हम वर्तमान परिदृश्य में कैसे अपनी आज़ादी को और बेहतर बनाएं, वाकई में आज़ाद हों? बहुत ठीक बात की आपने अंकुर जी। दरअसल में ये आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, विशेष रूप से युवा, अपने आप में अपनी क्षमताओं को पहचाने, अपने आप में अपने कर्तव्यों को और अधिकारों को जानने की कोशिश करे, और तब आज़ादी के सही मायनों को लेकर के वह स्वयं के विकास, राष्ट्र के विकास और मानवता के विकास के लिए काम करे। इसके लिए आवश्यक हो जाता है हम स्वामी विवेकानंद के उन उद्बोधन को, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बरान्नी बोधत से और अथर्ववेद के उस सूक्त से, आत्मदीपो भवा, इन दो चीज़ों से प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे युवाओं को इस चीज़ से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपने स्किल्स को, अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से पहचानना है। अपने अंदर छिपे हुए जो हमारे स्किल्स हैं उनको हम स्थानीय स्तर के संसाधनों से प्राप्त करें, और वैश्विक स्तर की जो प्रतिस्पर्धाएं हैं उसमें प्रतियोगिता के साथ में विजयश्री हासिल करने की कोशिश करें। यदि ये कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आज़ादी के सही मायने में हम लोग जश्न मना सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही कि जो वैश्विक स्तर पर जो प्रतिस्पर्धा का माहौल बनता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, वर्तमान में ओलंपिक चल रहा है तो ओलंपिक भी अपने आप में एक प्रतिस्पर्धा है, तो यहाँ पर भी अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। तभी हम कई दूसरे क्षेत्रों में भी देश का परचम, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इस तरह की खेल प्रतिस्पर्धाओं के अलावा अन्य जो राजनीतिक क्षेत्र हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र हों, चाहे आर्थिक स्थिति बेहतर करने की बात हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात हो, उन सभी क्षेत्रों में भी जो व्यक्ति जहां जिस तरह का अपनी क्षमताओं के अनुरूप योगदान दे सकता है उसे वहां देना चाहिए। और जब यदि वो अपने फुल स्किल्स के साथ, अपना पूरे एफर्ट के साथ यदि आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर वो बेहतर कर पाएगा। उसमें अंकुर जी एक चीज और आती है कि इसके बाद व्यक्ति तो अपना विकास कर ही रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्तियों को वह प्रेरणा का माध्यम भी बन जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। सही बात है, वो स्वयं का विकास तो कर ही रहा है, लेकिन जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसे देखकर उसके आसपास का पूरा परिसर, पूरा परिदृश्य ही बदलता है। वे लोग भी प्रेरित होते हैं और आगे बढ़ने के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए उन्हें भी एक प्रेरणा प्राप्त होती है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कई दूसरे विषयों पर हमारी चर्चा को जारी रखेंगे। जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वाधीनता दिवस समारोह इस गौरवशाली राष्ट्रीय पर्व के साक्षी बनिए। प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधन 15 अगस्त सुबह 6:25 से दूरदर्शन के सभी चैनलों पर।
15 अगस्त हमारी आजादी की वर्षगांठ, अवसर अपने देश के लिए गर्व करने का, मौका जश्न आजादी मनाने का। वंदे मातरम। आप भी अपने शुभकामना संदेश जन जन तक पहुंचा सकते हैं डीडी मध्य प्रदेश के साथ। शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय संगठन, कॉरपोरेशन, पीएसयू या व्यापारिक संगठन तथा सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति, जनप्रतिनिधि आजादी की सालगिरह पर अपने शुभकामना संदेश प्रसारित कर सकते हैं डीडी मध्य प्रदेश पर। संपर्क विज्ञापन अनुभाग, द्वारा कार्यक्रम प्रमुख, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स भोपाल। दूरभाष 266-0045। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज़ादी के 70 वर्षों के, पिछले 70 वर्षों में क्या पाया, क्या खोया, पिछले 70 वर्षों का विहंगावलोकन आज की हमारी इस चर्चा में कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर चौहान, 90 या 2000 तक के दशक तक हम मान लें कि एक पीढ़ी ऐसी रही है जिसने आज़ादी के संघर्ष को देखा है, लेकिन अब चूंकि 70 वर्ष हो चुके हैं, हमारे कई पूर्वज जो हमें आज़ादी की दास्तान सुनाया करते थे वे नहीं रहे हैं, तो जो अब की पीढ़ी है उसे उस संघर्ष का एहसास कैसे कराया जाए जिससे वो उस कठिन संघर्ष और हमारे वीर शहीदों के बलिदान को महसूस कर सके। मेरा ख्याल है कि हम लोग जब आज़ादी के 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम लोगों की लड़ाई जो थी वो 2 स्तर पे थी। पहली तो हम अंग्रेज़ों को भारत से भगाना चाहते थे, और दूसरी चीज़ है जो भारत का आज स्वरूप है वैसा स्वरूप हम भारत का बनाना चाहते थे। अंग्रेज़ों के ज़माने में कुछ भारत ऐसा था जिसमें अंग्रेज़ों का शासन था, कुछ भारत ऐसा था जिसमें 500 स्टेट्स हुआ करते थे। तो मतलब एक प्रकार की यूनिटी हम पैदा करना चाहते थे। हमारा ख्याल है कि ये काम हमारे पूर्वजों अधूरा छोड़ गए हैं। मुझे ये लगता है कि यूनिटी क्रिएट करने की, यूनिटी बनाने की और यूनिटी को मजबूत करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। तो हमारे ख्याल से अगर हम अपने यंग लोगों को, युवा पीढ़ी को हम ये बताएं कि देखो हमारे पूर्वजों ने अपना सारा जीवन इस देश को एक करने में जुटा दिया, और अभी भी हम एक नहीं हो पाए हैं। अभी भी हमारे यहाँ जाति पाति की बातें होती हैं। आज ही पेपरों में आपने देखा होगा दलितों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, और आज भी हमारे ख्याल से जितनी जाति के प्रति जागरूकता पहले थी उससे कहीं अधिक अब है। हमें बांटने वाली जो ताकतें हैं उनका आप नाच देख रहे हैं देश भर में। कहीं बंदूकें चल रही हैं तो कहीं लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं। तो आज हमारी पीढ़ी को, यंग लोगों को ये बताने की आवश्यकता है कि हमारे बुज़ुर्ग कुछ अधूरा काम छोड़ गए थे जो आज हमारे कंधों पे है, और हमें इस देश की एकता को मजबूत करना है और मजबूत करना है, तभी हम सही आज़ादी पाए हैं ऐसा महसूस कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी बात कही कि अंग्रेज़ों ने भी डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई थी, फूट डालो और शासन करो की। तो आज भी यदि इतने तरह के भेद प्रभेद यदि बने रहेंगे, आपसी वैमनस्य रहेगा, विषमताएं रहेंगी, भिन्नताएं रहेंगी, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इस तरह तरह की विसंगतियां देखने मिलेगी, और उसके कारण कई तरह की हिंसा का माहौल, अनेक तरह की ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो कि एक आज़ाद मुल्क के ऊपर धब्बे की तरह सामने बनती हैं। और ये कहाँ किसके द्वारा हो रही हैं, कहाँ से ये सारी चीज़ें जनरेट हो रही हैं, इसके लिए आप शासन प्रशासन को दोषी नहीं ठहरा सकते, बल्कि समाज के भीतर ही कहीं ना कहीं ऐसा विखंडन है जिसके परिणाम स्वरूप इस तरह की चीज़ें हम सबके सामने आती हैं। अब ये देखिए, जैसे कश्मीर की समस्या भी उसी समय से चल रही है। कश्मीर की समस्या भी उस अभियान का एक हिस्सा है जो अधूरा छूट गया था कि इस देश को एक करना है। नॉर्थ ईस्ट में जो आंदोलन चल रहे हैं वो भी उस समय से चल रहे हैं, और इस दिशा में हमें पता नहीं कितनी पीढ़ी और बहुत मजबूती से काम करना पड़ेगा जी। और अब जबकि हम ऐसा मानते हैं कि 65% से ज़्यादा युवा इस देश में हैं, तो पता चलता है कि युवाओं के कंधों पर ही ये देश है, इसका भविष्य भी युवाओं पर है और वर्तमान भी युवाओं पर है। और जब युवा अपनी जिम्मेदारी सिर्फ सोशल मीडिया पर ही 1-2 पोस्ट डालकर ही दी जता दें और उससे सिर्फ इतिश्री करना चाहें तो वो सही नहीं होगा, बल्कि उन्हें
स्वप्रेरणा से स्वयं अपने क्षेत्र में आगे बढ़कर एक सकारात्मक माहौल पूरे समाज में फैलाने की आवश्यकता है। और ये बहुत अच्छी बात कही कि इसमें युवाओं की जिम्मेदारी बहुत ही अहम हो जाती है। एक बात और हम कहना चाहते हैं कि युवाओं का, हम लोग दोनों शिक्षक हैं, दिवाकर जी और मैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों का एक काम होता है, हम एक युवा को सिर्फ नौकरी पाने के लिए ट्रेन नहीं करते जी। हम उस युवा तक जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारे बुजुर्गों का, पुराने लोगों का जो योगदान है, उसको हमारे युवाओं तक पहुंचाते हैं जी। और ये काम अगर हम बहुत सफलतापूर्वक अच्छी तरह से करेंगे तो हमारे युवक जो हैं वो निस्संदेह अपनी जिम्मेवारी को, अपने उत्तरदायित्व को समझेंगे और उसका निर्वाह करने के लिए उत्साहित होंगे, प्रेरित होंगे। जी, बहुत ही अच्छी बात। शिक्षकों के उत्तरदायित्व के बोध कराने वाली ये बात है कि शिक्षकों का या शिक्षा संस्थानों का, विद्यालयों का, महाविद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि वे सिर्फ उन्हें नौकरी के लिए तैयार करें। महात्मा गांधी कहा करते थे कि चरित्र का निर्माण करना ये शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि रोजगार में, अपने जीवन में अन्य लौकिक फैसिलिटीज, लौकिक उन्नति वो व्यक्ति अपनी सहज प्रतिभा के दम पर पा सकता है, लेकिन प्रतिभा से उन पाई हुई चीज़ों को आगे सस्टेन कर पाना वो चरित्र के कारण ही संभव हो सकता है। और चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी शिक्षकों की है, शिक्षा संस्थानों की है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दिवाकर जी, आज हम व्यवस्था पर कई तरह के सवाल तो उठाते हैं, लेकिन स्वयं अपने अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर कितने जागरूक हैं? आज़ादी जो है वो एक सामूहिक उत्तरदायित्व का बोध कराती है, जिसमें सिर्फ शासन प्रशासन का योगदान ही काफ़ी नहीं है, जैसा कि अभी चौहान सर ने भी कहा, कि बल्कि ये हर एक व्यक्ति की सहभागिता से ही राष्ट्र मजबूत होता है, वहाँ का लोकतंत्र मजबूत होता है। तो इस दिशा में लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है? अंकुर जी, देखिए, हम लोग उस संस्कृति में जीने वाले लोग हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं जी। तो पूरा राष्ट्र हमारा अपना घर है और हम अपने घर में अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए यदि स्वयं प्रेरित होते हैं तो हमें नहीं लगता है कहीं कोई चीज़ छूटी रह सकती है, कोई चीज़ बच जाएगी। सारे काम हम खुद कर सकते हैं जी। बहुत ठीक बात आपने कही है कि कहीं ना कहीं हमको अपने उन दायित्वों का बोध स्वयं करना है और कर्तव्यों को निर्वाह करने के लिए अंदर से एक आवाज़ हमारी निकलनी चाहिए। और इसके लिए दो बातें विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ। हमारा देश दो तरह की शिक्षा नीति पर काम करता है, एक औपचारिक रूप से, एक अनौपचारिक शिक्षा की बात करता है जी। जैसा कि अभी प्रोफेसर आई.एस. चौहान सर ने कहा कि शिक्षकीय दायित्व होता है, व्यक्तित्व निर्माण की बात करते हैं, आपने भी कहा चरित्र निर्माण की हम बात करते हैं। मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि शिक्षण संस्थानें और शिक्षक, ये सब चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण, इसके साथ ही साथ सामाजिक परिदृश्य का निर्माण भी करते हैं। और ये जो सामाजिक परिदृश्य होता है यही दायित्व बोध की बात करता है, यह कर्तव्य निर्वाह की बात करता है। और जब युवाओं की हम बात करते हैं, विश्व के सबसे युवा देश हम हैं और युवा अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति का स्रोत होता है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना चाहिए कि जो भी क्रिएटिविटी की बात है, जो भी रचनाधर्मिता की बात है, वो हमारे अंदर से निकलेगी। हमारे पूर्व में हम जाते हैं, पूर्वजों के अनुभव, हमारे वीर शहीदों की गाथाओं की तेज, उनसे प्रेरणा लेते हुए हमारे अंदर बसी हुई ऊर्जा का हम इस्तेमाल करते हैं और वर्तमान को दृढ़ करते हुए भविष्य के निर्माण के लिए जुट जाते हैं। बहुत अच्छी। ये करने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक विशेष परिवर्तन की आवश्यकता है कि हम राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करते हैं, यह हमें अपने प्राइमरी एजुकेशन में जोड़ने की आवश्यकता है। बहुत हद तक हम एक शैक्षिक ढांचे को तैयार करते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज भी हमारा राष्ट्र एक मामले में पिछड़ा हुआ है, जो मैं मानता हूँ कि हमारे प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में पूरी तरह से अवेयर नहीं होता है जी। उसे पढ़ लेता है, याद कर लेता है, लेकिन अंदर से वो चीज़ नहीं जान पाता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें कुछ औपचारिक एवं अनौपचारिक स्तर पर ऐसे कार्यक्रम संचालित करने चाहिए, ऐसे छोटे छोटे कैप्सूल कोर्सेज बनाने चाहिए, चाहे वो एनसीसी के माध्यम से हो, चाहे वो एनएसएस के माध्यम से हो, चाहे वो स्काउट गाइड के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से हो। बहुत अच्छी बात है, इस समय पर स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसमें भी हम इस तरह की चीज़ों को जोड़ सकते हैं कि हम अधिकार और दायित्वों के संरक्षण और जागरूकता के लिए काम करें और लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें। प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान समाज से सीधा संवाद करते हुए इस तरह की अलग को जगाने में सक्षम है, जिसके लिए हमको एक बार पुनः जागृत होना है, आगे आना है और आज़ादी के बिगुल को उस रूप से फिर बजाना है। जी, बहुत ही अच्छी बात यहाँ कही कि स्वयं में से जागरूक होकर सिर्फ आप किसी पर दोष नहीं मर सकते हैं, आपके अंदर से उत्तरदायित्व का बोध होना चाहिए। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ दें, आपको नशे करने की आज़ादी मिल जाए, जहाँ तहाँ उत्पात मचाने की आज़ादी मिल जाए, गंदगी फैलाने की आज़ादी मिल जाए। और आज यही हो रहा है। आज हम ट्रैफिक को
तरह तरह की गालियां देते हैं, प्रशासन को भला बुरा ठहराते हैं, लेकिन जो प्रशासन ने, जो शासन ने आपकी बेहतरी के लिए जो नियम बनाए, हम उन नियमों को कितना मानते हैं? बहुत छोटी छोटी सी बातें होती है, लेकिन वहीं से आज़ादी के विखंडन की शुरुआत होती है। हम अपने कर्तव्यों को ना निभाकर, हम अपने अधिकारों के अतिरेक में, हमने अधिकारों का गलत उपयोग कर दूसरे की आज़ादी को प्रभावित करते हैं। हमें लगता है हेलमेट नहीं पहना तो क्या हुआ, हमें लगता है कि हमने ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ दिया तो क्या हुआ, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीज़ें दूसरों के लिए कितनी समस्या खड़ी करती है। हम हमारे घर के सामने गंदगी फैला देते हैं तो हमें लगता है ये छोटी सी बात है। हम ट्रेन में, यातायात के अन्य साधनों में जो कचरा फैलाते हैं, हमें लगता है ये सब बहुत छोटी बात है, लेकिन ये छोटी नहीं है। इन छोटी छोटी सी चीज़ों से ही हमारी मानसिकता, हमारी मेंटेलिटी का पता चलता है। और जब इतनी सारी जगहों पर हमारी लाइफस्टाइल में इतनी विसंगतियां होंगी तो निश्चित तौर पर उसका असर कहीं ना कहीं व्यापक स्तर पर पूरे देश को बदनाम करने में भी कार्यकारी होता है। और इस दिशा में यदि देश को, राष्ट्र को सशक्त करना है तो इन छोटी छोटी विसंगतियां जो हमारे घर से शुरू होती हैं उन्हें सुधारना बहुत जरूरी है। बहुत ठीक बात अंकुर जी आपने कही। एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं इसमें, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, इसमें हमको अंतर समझने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता नियमों के अंदर होती है, सही बात। स्वच्छंदता नियमों के टूटने से होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। स्वतंत्र हैं आप, स्वच्छंद नहीं है, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज़ादी के लिए अहिंसक क्रांति के साथ साथ जो सशस्त्र क्रांति हुई थी, जिसके खिलाफ कई लोग बोलते भी देखे जाते हैं कि भाई वो ठीक नहीं थी, वैसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा कहते हैं कि वर्तमान समय में उस चीज़ से आपको प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि व्यवस्था विरोधी होकर आप शांति स्थापित नहीं कर सकते। और आज के संदर्भ में भी ये कहा जाता है कि इस तरह की हिंसक क्रांति से प्रेरणा लेकर सुशासन स्थापित करने की कोशिश ना की जाए। तो उस समय जो सशस्त्र क्रांति हुई थी, जो हमारे अमर शहीद क्रांतिकारी जो हुए, उन्होंने जो बलिदान दिया, वो कितनी ज़रूरी थी और कितनी सही थी, और आज वो चीज़ सही नहीं है तो क्यों नहीं है? तो प्रोफेसर साहब, मैं आपसे यहाँ ये बात जानना चाहूँगा। ऐसा है कि आपने एक शब्द यूज़ किया, व्यवस्था विरोधी। जी, व्यवस्था विरोधी तो उस समय दोनों प्रकार के लोग थे, जो सशस्त्र क्रांति कर रहे थे और जो अहिंसा के द्वारा क्रांति करने का प्रयास कर रहे थे। मैं मानता हूँ कि ये दोनों प्रयास जो थे, ऐसा है उस समय हमारा बहुत बड़ा देश था, उस समय 30 करोड़ की आबादी थी। ये आज़ादी किस तरह से प्राप्त की जाए, इसके लिए सिर्फ एक प्रकार का विचार होगा, ये मानना बड़ा कठिन लगता है। अब सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन्होंने जो तरीका अपनाया था उसको कभी भी इतिहास में कभी भी कोई बुरा तरीका कह सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उन्होंने जो तरीका अपनाया था उसको कभी ख़राब कहा जा सकता है? अरे वो भी व्यवस्था विरोधी थे। और हमारे ख्याल से गांधी जी के सत्याग्रह और गांधी जी का स्कूल, मतलब इस तरह के जो आंदोलन थे, बाइकआउट करने वाले आंदोलन थे, ये भी सब सत्ता विरोधी थे। तो उस ज़माने में जब हम अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे, तो मैं नहीं समझता कि हमें आज बैठ के ये अधिकार है कि हम तय करें कि रास्ता ए सही था या रास्ता बी सही था। हम आज सत्ता विरोधी बातें न करें, ये अलग बात है। आज अगर हम ऐसे उत्पाद करते हैं जो सत्ता विरोधी होते हैं तो ये सही नहीं है। ये सत्ता भी तो हमारी है, हम ही ने तो उन लोगों को वहाँ बिठा लाया। हाँ, तो ये हमारी, हमें जो कहना है हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से कहें, या अगर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी बात नहीं करते तो आज जगह जगह पे हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, और होता ही रहता है ये। जिन लोगों की बात सुनी नहीं जाती वो नए नए तरीके अपनाते हैं। हाँ, एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि हिंसा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बिल्कुल, और कम से कम जब अपनों के खिलाफ हो रही तो है। वर्तमान परिदृश्य में चाहे उसकी कोई वजह नहीं हो सकती। नहीं, अपनों के खिलाफ भी अगर हिंसा हो रही है तो बहुत ख़राब है। और हिंसा से कोई समस्याएं सुलझती नहीं है। समस्याएं अगर सुलझती हैं तो मिल बैठ के बातचीत करने से, एक दूसरे के विचारों को समझने से, और एक दूसरे के विचारों के बीच में जो खाई है उसको पाटने से समस्याएं समझते हैं। तो एक चीज़ इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ, जब हम विरोध की बात करते हैं तो प्रोफेसर आयुष चौहान सर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हम अपनों के विरोध कर रहे हैं, अपने को प्रति कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं। दरअसल में दो चीज़ें महत्वपूर्ण इसमें हो जाती हैं कि यदि कहीं अन्याय हो रहा है या कहीं हम अधिकार प्राप्त करने की बात कर रहे हैं तो हम किसके प्रति कर रहे हैं। क्या जिसके प्रति हम विरोध कर रहे हैं वो अपना है या बाहर का है।
अंग्रेजों के समय की बात जो थी वो बाहर के लोगों के प्रति हमें विरोध करना था, और वहां पर अमर शहीदों का क्रांतिकारी जो तरीका था वो बहुत सटीक उस समय पर था। निश्चित रूप से उसको हम नमन करते हैं और हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में जो हमारा विरोध है वो अपने घर परिवार की व्यवस्था के प्रति हो सकता है, और वह शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने घर में बैठते हैं और किसी समस्या को सुलझाने की बात करते हैं तो हमारा तरीका अलग होता है, विनम्र होता है, व्यवस्था के अंतर्गत होता है, एक सिस्टम उसका अलग बदल जाता है। तो दोनों परिस्थितियां बदली हुई हैं, और वर्तमान समय में हमें निश्चित रूप से वही चीज अपनाना चाहिए, जैसा कि प्रोफेसर आई.एस. चौहान सर ने कहा कि हमें अपनों के बीच बात और मैं कहना चाहता हूँ चौहान सर कि हम लोग दोनों शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और मैं मानता हूँ कि किसी भी समाज में अगर सबसे महत्वपूर्ण काम है तो शिक्षा है। ये शिक्षा, जैसे हमने आपको कहा कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को हमारी नई पीढ़ी तक ही नहीं पहुंचाती, बल्कि शिक्षा के कारण शिक्षित लोग ही सिविलाइजेशंस बनाते हैं। आज अगर हम एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। किसी ने एक ब्रिटिश एकेडमिशियन से पूछा कि भाई क्या बात है कि तुम्हारे पाउंड की वैल्यू ज़्यादा है और हमारे रुपये की वैल्यू बहुत कम है। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि हम हवाई जहाज़ बनाते हैं और आप सुई बनाते हो। तो ये इसका मतलब ये है कि आज की आवश्यकता है एक नॉलेज सोसाइटी की, आज की आवश्यकता है रिसर्च की, आज की आवश्यकता है कुछ ऐसी नई चीज़ें ईजाद करने की जिनके माध्यम से हम अपने देश की ही नहीं सारे विश्व में अपना झंडा गाड़ सकते हैं, अपने ज्ञान का झंडा गाड़ सकते हैं। और आज अगर हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो इस दिशा में स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात यहाँ कही है कि भाई स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो पहले का तरीका था वो उस समय का सच था, लेकिन आज के समय में आज यदि आप इस तरह की विरोधी नीतियों को अपनाते हैं तो आप सही बात कही कि किसके प्रति आप विरोध जता रहे हैं। स्वतंत्रता कई दूसरी दिशाओं में प्राप्त करना है। नॉलेज की जो बात कही कि ज्ञान के क्षेत्र में यदि आप ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, ज्ञान को सर्व समाधान कारक कहा जाता है, तो यदि आप उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो उस ज्ञान के बल पर आप विश्व में, लोगों में, समाज में एक वर्चस्व कायम कर सकते हैं। और उस वर्चस्व के साथ ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़कर देश को ऊंचा उठाने की ज़रूरत है, और वो ज्ञान का कार्य युवाओं को, हमारे शिक्षा संस्थानों को स्वप्रेरणा से आगे आने की, स्वयं से करने की बहुत आवश्यकता है। यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वाधीनता दिवस समारोह इस गौरवशाली राष्ट्रीय पर्व के साक्षी बनिए। प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधन 15 अगस्त सुबह 6:25 से दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। 15 अगस्त हमारी आजादी की वर्षगांठ, अवसर अपने देश के लिए गर्व करने का, मौका जश्न आजादी मनाने का। वंदे मातरम। आप भी अपने शुभकामना संदेश जन जन तक पहुंचा सकते हैं डीडी मध्य प्रदेश के साथ। शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय संगठन, कॉरपोरेशन, पीएसयू या व्यापारिक संगठन तथा सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति, जनप्रतिनिधि आजादी की सालगिरह पर अपने शुभकामना संदेश प्रसारित कर सकते हैं डीडी मध्य प्रदेश पर। संपर्क विज्ञापन अनुभाग, द्वारा कार्यक्रम प्रमुख, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। दूरभाष 266-0045। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीते 70 सालों की, आज़ादी मिलने के बाद के 70 सालों की, और अब 70वां स्वतंत्रता दिवस हम आने वाली 15 अगस्त को मनाए जा रहे हैं। इन बीते सालों में हमने क्या हासिल किया और अब भी क्या कुछ और हासिल करना बाकी है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिवाकर जी, एक सर्वे के मुताबिक आज़ादी, खासकर आर्थिक और सामाजिक आज़ादी का लाभ सिर्फ 5% भारतीय ही उठा रहे हैं। उनमें नेता, फिल्मी सितारे, सेलिब्रिटीज़, उद्योगपति और धार्मिक संस्था संगठन के प्रमुख शामिल हैं।
बाकी पूरे देश में वो माहौल नहीं है। मतलब आज भी अंतरजातीय विवाह, स्त्री पुरुषों के बीच में भेदभाव और रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ अभिव्यक्ति करना बड़ा मुश्किल है, वो आसान नहीं है। स्वतंत्रता को सभी क्षेत्रों में कैसे प्रसारित किया जा सकता है? अंकुर जी, बहुत ठीक बात आपने कही, लेकिन अभी धीरे धीरे हमारा माहौल बदल रहा है। हमारे राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में, यहाँ तक कि दूर दराज के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में भी, चाहे मीडिया का असर हो, चाहे शिक्षा का असर हो, चाहे वैचारिक और संवाद की स्थितियाँ जो हैं उसके कारण से, सूचना प्रौद्योगिकी की जो क्रांति है उसके कारण से हो, परिवर्तन तो आ रहा है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यह आती है कि यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होता है, आर्थिक रूप से निर्भर होता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसके निर्णय लेने की क्षमता ज़्यादा होती है और वह अपने आप से वह सोच पाता है जो एक आज़ाद मनुष्य को सोचना चाहिए। आज़ादी का सच्चा अर्थ तो वही होता है कि हम सोच पाते हैं, सोच के बाद कर पाते हैं और करने के बाद लोगों को इस चीज़ का मौका दे पाते हैं कि बेहतर से बेहतर क्या किया जाना चाहिए। तो आपने जो कहा, चाहे वो अंतर्जातीय विवाह की बात हो या अन्य किसी तरह की बातें हो, एक सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव की जो स्थिति होती है, चूँकि हम लोग समाजशास्त्र से संबंध रखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि दो तरह की सभ्यताओं के हिस्से जो होते हैं, एक भौतिक उसका पक्ष होता है और एक अभौतिक पक्ष होता है। सामाजिक सांस्कृतिक नियम इत्यादि या हमारे प्रतिमान होते हैं वह बहुत धीरे धीरे रूप से परिवर्तित होते हैं और जो भौतिक पक्ष उसका होता है बहुत तेज़ी से परिवर्तित होता है। कहीं ना कहीं एक कल्चरल लैग की स्थिति पैदा होती है और इन रीति रिवाजों को हम कब स्वीकार कर पा रहे हैं, कब नहीं कर पा रहे हैं, वो एक अलग बात होती है। लेकिन इनको हम व्यवस्था, सुसंगठन, उस सुराज के अंदर रख पा रहे हैं या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। बात अंतर्जातीय विवाह की नहीं है, लेकिन बात इस चीज़ की कि वैवाहिक संबंध कितने मजबूत हैं। बात इस चीज़ की है कि पारिवारिक विघटन कैसे रुक सकता है। बात इस बात की है कि हम चाहे न्यूक्लियर फैमिली में हों या संयुक्त परिवार में हों, हम परिवार के उन प्रतिमानों को कैसे स्थापित कर पा रहे हैं जहाँ पर एक परिवार में माँ और उसके परिवार के अन्य जो अभिभावक होते हैं वो बच्चे को प्रारंभिक स्तर की शिक्षा देते हैं जी। उनको आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाते हैं, उनको शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं। पड़ोस हमारा एक घर परिवार होता है, वो हमको आज़ादी के मायने सिखाता है। हमारा बच्चा, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बहन आसपास में स्वतंत्र होकर घूमते हैं और उनकी जिम्मेदारियां समाज लेता है। ये यदि इन्वॉल्वमेंट हम पैदा कर पाते हैं तो, और निश्चित रूप से धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, आज भी बहुत हद तक परिवर्तन हुआ है। ये बात अलग है कि गति बहुत धीमी है। 70 वर्षों में हमको इससे 7 गुना अधिक रूप से समृद्ध होना चाहिए था। बल्कि मैं तो कहूँ आज के दिन हम इस चीज़ की शपथ ले सकते हैं कि आने वाला जो हमारा स्वतंत्रता का समारोह होगा इस वर्ष के बाद वाला, उस दौरान हम इस चीज़ को दावे के साथ कह सकें कि हम लोगों ने एक वर्ष में ही 70 गुना आज़ादी पाली है। 70 गुने रूप से हम लोग आत्मविकसित हो सके हैं, आत्मनिर्भर हो चुके हैं। और इसके लिए शिक्षा, संस्कृति, संवाद, कौशल विकास, आत्मनिर्भरता और संभवतः माननीय मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा स्लोगन दिया हुआ है मेक इन इंडिया का। ये जो मेक इन इंडिया का नारा है, ये हमारे यहाँ के व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत मजबूत आधार है। और उनके द्वारा संचालित होने वाली जो योजना है कौशल विकास की, हमारे व्यक्तियों के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को वो जागृत कर रहे हैं। और जब हमारी ये क्षमताएं, हमारी ये ऊर्जा क्रिएटिविटी की ओर आएगी तो हम आत्मनिर्भर होंगे, हम सोचेंगे, हम विचार करेंगे और अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, वैधानिक और राजनीतिक पर्यावरण के आधार पर मूल्यों का सम्मान करते हुए परिवार, राष्ट्र और विश्व के समृद्ध होने के लिए हम अपना योगदान दे पाएंगे। तब ना केवल भारत राष्ट्र को हम आज़ादी की बात करेंगे, पूरे विश्व में हम आज़ादी का मायना बता सकते हैं कि यदि आज़ादी का विकास के प्रति कोई अर्थ होता है तो वह भारतीय बतला रहा है। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात कही कि 70 सालों में हमें 70 गुना ज़्यादा आज़ाद होना चाहिए था, लेकिन कहीं वैसी स्थिति अभी नहीं बन पाई है। हम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप उतने वृद्धिंगत नहीं हो पाए हैं। और अब तो 30 साल ही बचे हैं और 30 सालों बाद हम डायमंड जुबली मनाएंगे हमारी आज़ादी के। तो इन 30 सालों में यदि हमने इन पिछले 70 सालों में 30% आज़ादी हासिल की है तो बचे हुए 30 सालों में 70% करने की जिम्मेदारी है। और दिवाकर जी तो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी कि अगले 1 साल में ही हमें 70 गुना आज़ादी हासिल करना है। निश्चित तौर पर विकास क्षमता है हमारे राष्ट्र के पास हैं और हम लोग कर सकते हैं। बस एक बार ठान लें तो सारा कुछ होगा। जी हाँ, ठानने की, अंदर से एक ललक होने की, जिजीविषा होने की आवश्यकता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर साहब, आप कई देशों में गए हैं, फिजी के राजनयिक रहे, फिजी सहित 6 देशों के आप राजदूत रहे हैं। तो अन्य देशों में स्वतंत्रता दिवस पर क्या माहौल होता है? क्योंकि अक्सर जब हम इस तरह के आयोजन करते हैं तो एक तुलना करने का भाव सहज पैदा होता है। वहाँ लोग किस तरह से आज़ादी के दिवस को याद करते हैं? यदि वहाँ कुछ आपके जीवन में ऐसा कोई प्रेरक संस्मरण रहा हो तो उसे आप साझा कीजिए हम सबके साथ। ऐसा है, अलग अलग देश में आज़ादी अलग अलग तरह से मनाई जाती है। और किस तरह से मनाई जाएगी ये निर्भर करता है
कि वो देश कॉलोनियल कंट्री कैसे बना। अब फिजी की जब हम बात करें तो शायद विश्व का अकेला ऐसा देश था जिसने कॉलोनियल पावर से कहा कि आओ तुम हमें अपनी कॉलोनी बनाओ। फिजी में ये हो रहा था कि 12-14 ट्राइब्स वहाँ थी जो आपस में लड़ा करती थी, वहाँ शांति व्यवस्था कभी नहीं रहती थी, तरक्की कभी नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि आइए आप हमें अपनी कॉलोनी बनाइए और हमें विकसित कीजिए। अंग्रेज़ों ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं आते। तो ही पुनः उनसे रिक्वेस्ट की गई कि नहीं आप आइए फिर से। तो 1879 में अंग्रेज़ों ने फिजी को अपनी कॉलोनी बनाया और फिजी में स्वतंत्र होने के लिए कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं चला। जब जैसे विश्व का माहौल बदला, अंग्रेज़ों को लगा कि उन्हें फिजी के बाहर जाना चाहिए, तो वो फिजी यहाँ के नेताओं को ट्रेन करने के उपरांत उन्हें सत्ता सौंपकर बाहर चले गए। तो इस तरह से और भी जैसे अन्य देश जो हैं उसमें आज़ादी किस तरह से प्राप्त हुई उस पर निर्भर करता है कि आज़ादी का दिवस किस दिन मनाया जाएगा। मगर हाँ, एक बात अवश्य है, इस दिन लेखा जोखा जरूर होता है कि हमने अब तक क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, आज़ादी के पहले हमारी क्या स्थिति थी, आज़ादी के बाद हमारी क्या स्थिति है और हमारे आगे लक्ष्य क्या होने चाहिए, इस पे भी विचार होता है। तो लगभग हर आज़ादी के जहाँ मनाई जाती है उस अवसर पर ये बातें होती हैं। बिल्कुल, लेखा जोखा ज़रूर होता है। बाकी और दूसरे तरह के जो आयोजन होते हैं, जो उत्सव होते हैं, वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो आज़ादी कैसे हासिल की गई है। हाँ। है ना। एक बहुत अच्छा उदाहरण फिजी का यहाँ पेश किया है। ऐसे ही दूसरे अन्य देश भी हैं, वहाँ पर अपने अपने तरह से उस आज़ादी के इतिहास को खंगाला जाता है और उसके अनुसार सेलिब्रेशन होता है। लेकिन लेखा जोखा करना, हम कितने बदले, कितने आगे आए, क्या और करना है, ये सारी बातें हर बार ज़रूर होती हैं। हम चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं और दिवाकर जी, बहुत छोटे में जाते जाते आपसे जानना चाहूँगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये कुछ ऐसी आधारभूत चीज़ें हैं जिनमें बेहतरी किए बगैर हम आज़ादी का जश्न नहीं मना सकते। यकीनन इसमें शासन प्रशासन के सहयोग की ज़रूरत तो है, लेकिन विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने जब आम व्यक्ति ही आगे नहीं आएगा तो इन सब क्षेत्रों में देश की स्थिति को कैसे बेहतर किया जा सकता है। सबका साथ सबका विकास, ये केंद्र की मोदी सरकार का नारा रहा है। समग्र विकास के लिए किस तरह की पहल अभी और की जाने की ज़रूरत है? बहुत ठीक और बहुत समीचीन प्रश्न आपने कहा हुआ है अंकुर जी। दरअसल में हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, ये हमारे अंदर से आवाज़ निकलनी चाहिए। और समाज का, राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक यदि इस चीज़ में आगे आता है कि हमारे भी अपने दायित्व हैं। मैंने आपसे बहुत शुरुआती दौर में कहा था कि हमको कर्तव्य माने राइट्स एंड ड्यूटीज़, कर्तव्य और अधिकारों की बात समानांतर रूप से करनी चाहिए। हम प्रशासन से सब मांगने की कोशिश करते हैं, हमें अपना क्या देना है, हमें अपना क्या निभाना है, ये चीज़ भी हमको मालूम होनी चाहिए। बिल्कुल। हम सहयोग के साथ करते हैं और हम सहयोग चाहने के साथ करते हैं, और ये सबका साथ सबका विकास निश्चित रूप से तभी होगा जब हम खुद भी तो आगे आते हैं। सही बात। यदि हम आगे आते हैं तो निश्चित रूप से करेंगे, और इसके लिए हमको वीणा उठाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है प्रोफेसर आई.एस. चौहान साहब ने कही थी कि हमको लेखा जोखा करना चाहिए। हमको एक वर्ष के लिए ये देखना चाहिए कि जितनी शासकीय योजनाएं चल रही हैं उसमें सामाजिक रूप से हम अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए आगे कैसे आ सकते हैं, और शासन की उन योजनाओं में कैसे लोगों को लाभ दे सकते हैं, खुद भी दिला सकते हैं, दूसरों को भी दिला सकते हैं। इसके लिए खुद तैयार होना चाहिए, और ये अंदर से पैदा होता है, इसमें कहीं कुछ नहीं होता। इसलिए हमने सबसे पहले शुरुआती दौर में आपसे कहा था कि हमको अनौपचारिक शिक्षा से ही राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में प्रयास करना चाहिए, और जो प्राइमरी एजुकेशन में फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता है उसमें भी हमको राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में कुछ निरंतर पाठ पढ़ाना चाहिए। और संभवतः आज़ादी का जब हम पर्व मनाते हैं तो ये दो तरह से काम करता है, एक प्रतीक के रूप में और एक लेखा जोखा के रूप में। हम अपने वीर शहीदों को सुनते हैं, उनसे गाथाओं से प्रेरणा लेते हैं, वो भी लें, एक वर्ष में हमने क्या किया, आगे क्या करना है इसको भी देखें, और इन दोनों चीज़ों को जोड़ते हुए हम क्या कर सकते हैं इसका आत्ममूल्यांकन, आत्मचिंतन करना चाहिए, तभी आज़ादी महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने कही कि अनौपचारिक शिक्षा जो कि घर से शुरू होती है, वहां से ही चीजों को बदलने की, एक सकारात्मक दिशा में ले जाने की बहुत आवश्यकता है। मैं ईश्वर जी सर आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि समय की हमारे पास बाध्यता है। बहुत सारे विषयों पे हमने बात की, लेकिन 70 साल की आज़ादी पर बात करने के लिए बहुत सारा समय होना चाहिए, और जब हम भविष्य पर देखते हैं तो बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिन पर घंटों चर्चा की जा सकती है, लेकिन समय की बाध्यता है। यकीनन बहुत सारे विषय हमने छुए, लेकिन बहुत सारे छूट गए, और भी छूटना स्वाभाविक है, क्योंकि कम समय में आप इतने समग्र, इतने बड़े विषय पर ऊपर चिंतन नहीं कर सकते। लेकिन अंत में बस यही है कि आज़ाद भारत की तस्वीर भी आज़ाद ही होना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आज़ादी सिर्फ कहने के लिए, बताने के लिए, या एक दिवस में ही सिमट कर ना रह जाए, बल्कि हर एक क्षेत्र में आज़ादी नजर आना चाहिए। हमारे विचारों में, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, हर एक व्यक्ति को
अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, हर तरह से अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी हो, लेकिन वो आज़ादी, वे अधिकार, वे कर्तव्यों के साथ ही मिलते हैं। ऐसा जब सही समन्वय होगा तभी आज़ादी के मायने साकार किए जा सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे दोनों अतिथियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिवाकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते जब हम लौटेंगे, जब हम चर्चा में आपके सामने हाजिर होंगे, तब कई नए विषयों के साथ आपसे, नए विशेषज्ञों के साथ आपसे पुनः रूबरू होंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।